नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, मैं जैन नमिता जय सोमनाथ प्राथमिक शाला में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं कक्षा 5 उसमें हिंदी विषय पढ़ाने वाली हूँ। इसमें आज हमारा पाठ 12 दुंदमा गांव के बच्चे। दुंदमा गांव एक छोटा सा गांव है जो मध्य प्रदेश में आया हुआ है, टीकमगढ़ जिले में। वहां पे दुंदमा गांव आया है। दुंदमा गांव छोटा सा गांव है, वहां पे काफी सारे बच्चे हैं और दुंदमा गांव में पानी की कमी रहती है, जहाँ पे बच्चे इसकी कमी को कैसे पूरा किया जाए उसका उपाय ढूंढते हैं और फिर गांव में जो पानी की कमी है उसे पूर्ण करते हैं। तो आज हम दुंदमा गांव के बच्चे पाठ 12 में देखेंगे। ठीक है, ये दुंदमा गांव के बच्चे, आप लोग किताब खोल के भी बैठ सकते हो, उसमें चित्र भी दिया है तो आपको समझ में आएगा कि क्या कहना चाह रहे हैं। ये दुंदमा गांव के बच्चे पाठ का साहित्य स्वरूप कहानी है। आपको प्रश्न पूछा जाता है कि दुंदमा गांव के बच्चे पाठ का साहित्य स्वरूप बताइए, तो आप लिखोगे कहानी। ठीक है, 4 अलग अलग ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से आप कहानी लिख सकते हो। तो हम देखेंगे आज दुंदमा गांव के बच्चे। बच्चों में अपार क्षमता होती है। आप जानते हो सभी छोटे बच्चे बहुत काबिलियत वाले होते हैं, उनमें अपार क्षमता और शक्तियां भरी होती हैं। वो जो चाहे वो कर सकते हैं। एक बार मन में ठान ले कि बस मुझे ये कार्य करना ही है तो वो पूरा करके ही छोड़ते हैं। बस एक जिद होना चाहिए कार्य करने की, एक लक्ष्य होना चाहिए, हेतु होना चाहिए, एक उद्देश्य होना चाहिए कि मुझे ये कार्य करना है। इसलिए तो कहा गया है बच्चों में अपार क्षमता होती है। उनमें स्वयं कुछ करने की लगन पैदा करना आवश्यक है। उनको एक लगन, यानी उनमें एक लगन होना चाहिए कि हाँ मुझे ये कार्य करना है। जैसे किसी को ड्राइंग का शौक हो तो पागलों की तरह ड्राइंग करता है, चित्र बनाता है, कलर करता है, कल्पना जो कल्पना करता है वो चित्र में ढाल देता है। इसी तरह उनमें स्वयं कुछ करने की लगन पैदा करना आवश्यक है। प्रस्तुत कहानी में दुंदमा गांव के लोगों की परेशानी कि दूर करने के लिए बच्चे कैसे कदम उठाते हैं उसका निरूपण किया गया है। अब गांव में पानी की कमी है, बच्चों को नहाने का, खेलने का, तैरने का सब मन होता है, पर क्या करें, पानी नहीं है गांव में। तो बच्चे सोचते हैं उसके लिए उपाय कि क्या किया जाए। बच्चे इस कहानी से प्रेरित होकर कक्षा, विद्यालय और गांव की समस्या का हल ढूंढने में जागरूक होंगे और कार्य भी करेंगे। ये पाठ के माध्यम से आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि ये तो गांव में पानी की कमी है, इसी तरह आपके गांव में, नगर में, शहर में कोई भी प्रकार की तकलीफ हो तो आप उसका सॉल्यूशन ला सकते हैं। तो अब हम पाठ देखते हैं आगे। यह दुंदमा गांव है, देखो किताब में आप पेज नंबर 80 पे। यह दुंदमा गांव है, यहाँ हमेशा पानी की कमी रहती थी। खेत सूख जाते थे, लोग परेशान रहते थे पर कोई उपाय नहीं कर पाते थे। आप सभी बच्चे जानते हैं कि हम पानी का उपयोग सुबह से ही करते हैं, ब्रश करने में, नहाने में, धोने में, कपड़े धोने में, खाने बनाने में, हर चीज में पानी का उपयोग होता है। और पानी नहीं है तो अपनी सुबह की शुरुआत नहीं हो सकती। इसलिए पानी बहुत जरूरी है, आप सब जानते हो। पानी अपनी जीवन जरूरत भी है। पानी से हर एक कार्य कर सकते हैं। तो बच्चे उपाय ढूंढते, गांव में पानी की कमी, लेकिन किसी को कुछ नहीं पड़ी थी, जो जैसा था वैसा कर रहे थे, लेकिन बच्चे को नहीं पसंद आ रहा था। वो सोच रहे थे हमारे गांव में पानी की कमी दूर होना चाहिए। तो बच्चे लोग उपाय सोच रहे थे। बच्चे पानी में खेलना चाहते थे, तैरना चाहते थे, पर कहाँ। वो लोग तैरना चाहते हैं, खेलना चाहते, पर कहाँ तैरे और कहाँ खेले। तो एक दिन बच्चे खेल के मैदान में इकट्ठे हुए। सभी बच्चे खेल के मैदान में इकट्ठे होते, इकट्ठा माने भेगा तो। एक दिन बच्चे खेल के मैदान में इकट्ठे हुए। उन्होंने पानी की कमी दूर करने की सोची। बच्चे सब इकट्ठे हुए, वो सोचे कि नहीं अपन को कुछ तो करना चाहिए, अपना गांव है तो उसके लिए हमें कुछ सोचना चाहिए। पानी की कमी घर घर में है तो उसका उपाय हमें सोचना चाहिए। तो फिर बिल्लू बोलता है, क्या बोलता है, मैं बादलों से प्रार्थना करूंगा रोज बरसो। ऐसा तो संभव ही नहीं है कि रोज बारिश गिरे,
जब बारिश की मौसम होती है तब भी रोज कहाँ गिरती है, कभी एक आध महीने में 15 दिन लगातार गिर गई तो गिर गई, बाकी लगातार तो नहीं गिरती है। तो वो क्या बोलती है, कौन बोलता है ये वाक्य, आपको ये भी पूछा जाता है, मैं बादलों से प्रार्थना करूंगा रोज बरसो, ये वाक्य कौन बोलता है, तो कौन बोलता है, बिल्लू बोलता है। मैं बादलों से प्रार्थना करूंगा रोज बरसो, बिल्लू बोला। तो फिर महिमा क्या बोलती है, बादल रोज कैसे बरस सकते हैं, उसकी बात भी सही है कि भाई बादल रोज नहीं बरस सकते, जब उसका मौसम हो तभी बरसेंगे वो। तब फिर क्या हो, सब सोचने लगे तो फिर क्या उपाय ढूंढे, कैसे पानी अपनी कमी दूर करें। तो फिर देखो एक लड़की और रहती है, वो क्या आइडिया बताती है, सब सोचने लगे क्यों ना एक बड़ा सा गड्ढा खोदे जिसमें बारिश का खूब सारा पानी भर जाए। रजिया बोली, रजिया क्या बोलती है, एक बड़ा सा खड्डा करते हैं और बारिश अब का मौसम आने वाला है तो बस एक बड़ा खड्डा खोदेंगे और बारिश गिरेगी और वो उसमें पानी भर जाएगा। सब ये वाक्य कौन बोलता है, रजिया बोलती है। इसमें 3 बच्चे दिए गए हैं, तो बिल्लू, महिमा और रजिया, ठीक है। तो आपको ये तीनों के वाक्य कौन किसे कहता है ये पूछा जा सकता है, तो आपको ये चीज ध्यान में रखने जैसी है। हाँ यह ठीक है, सारे बच्चे बोले कि हाँ ये उपाय जोरदार है। फिर बच्चे लाए फावड़े, कढ़ाई, कुदाले और तसले। फावड़े ये તમે ગુજરાતીમાં કહો છો પાવડો, जो मैं गुजराती में अर्थ लख्યું છે। फावड़े खोदने के लिए, तुमने देखा होगा फावड़ा, आगे से वैसे चौरस टाइप की लकड़ी रहती है उसको खोदते हैं, तो फावड़ा उसको गुजराती में कहेंगे पावड़ो। फिर तसला એટલે તગારું આવે છે ને, આમ ગોળ જેમાંથી બધું માટી એમાં ભરીને પછી બહાર નાખી દે તો તગારું, તસલા बोलेंगे उसको गुजराती बोलेंगे तगारू। कुदाल कोदाड़ी, આગળથી તીણી હોય છે, 2 ભાગ ભરે અને વચ્ચે લાકડી હોય છે, वो कुदाल, तो गुजराती में बोलेंगे कोदाड़ी। कढ़ाई, कढ़ाई भी तसला टाइप का ही आती है, तो कढ़ाई। और टोकरी तो होंगे टोपली, लकड़ी की या प्लास्टिक की टोकरी आती है तो उसको बोलेंगे टोपली। तो बच्चे ये सब सामान लेके आए, तो फिर बच्चे लाए फावड़े, कढ़ाई, कुदाल और तसले। वे जमीन खोदते रहे और वो जमीन खोदने लगे, मिट्टी धोते रहे, जमीन खोदी और मिट्टी भर भर के बाहर फेंकते रहे। बच्चों को काम करते हुए गांव वालों ने देखा, बच्चे ये सब ऐसे जमीन खोद रहे थे, गांव वाले एकदम आ गए और देखने लगे अरे ये बच्चे क्या कर रहे हैं। तो ये काम करते हुए गांव वालों ने देखा, वे भी बच्चों के साथ काम करने में जुट गए। अरे वो बड़े बड़े लोग सोचते हैं अरे ये बच्चे इतना साहस करके ऐसा काम कर सकते हैं, तो क्यों ना हम भी उनके काम में मदद करें। तो सब गांव वाले भी उनकी मदद करने के लिए जुट जाते हैं। इस तरह बना एक बड़ा सा तालाब, इस तरह एक बड़ा सा तालाब बन जाता है और बरसात में उस तालाब में पानी भर गया। बारिश बहुत तेज अच्छी गिरती है लगातार और वो जो खड्डा खोदा था उसमें पानी भर जाता है। पानी से खेतों की सिंचाई हुई। अब देखो पानी की कमी दूर हो गई, पूरा खड्डा भर दिया, छलाछल भर गया, तो क्या हो, उससे खेतों की सिंचाई हो गई। अगर पानी ना हो तो खेत सूख जाते हैं, तो फिर पानी की कमी दूर होने से खेतों में सिंचाई होने लगी। खेतों में मक्का और धान लहलाए। खेतों में मक्का એટલે મકઈ આવે છે ને એને મક્કા કહેવાય, और धान माने चावल, अन्न कहते हैं, पर उसको चावल, धान का सही होता है चावल, जे તમે भात बनाईने खाता हो छो ए। खेतों में मक्का और धान लहलाने लगे। लोग खुश हुए और बच्चे पानी में छपाछप खूब नहाए। पूरा गांव खुश हो जाता है, बच्चे छपाछप नहाने लगते हैं, खेलने लगते हैं, कूदने लगते हैं कि अब हमारे गांव में पानी की कमी दूर हो गई है। पूरा गांव आनंदित हो जाता है क्योंकि पानी बहुत जरूरत वाली चीज है, क्योंकि हर एक काम में पानी का उपयोग होता है। आपको एक प्रश्न पूछा जाता है कि आप पानी का उपयोग कहाँ कहाँ करते हो, तो आप जिस चीज में पानी का उपयोग करते हैं वो सारी चीज लिख सकते हो, जैसे कि नहाने में, धोने में, कपड़े धोने में, खाना बनाने में, खेतों की सिंचाई करने में, कारखानों में, फिर घर की साफ सफाई करने में, आदि जगह पे पानी का उपयोग किया जाता है। तो आप जहां जहां पे भी पानी का उपयोग करते हैं वो सारी चीज लिख सकते हो, क्योंकि पानी बहुत महत्व की चीज है।
तो यहाँ हमारा देखा आपने बच्चों कि बच्चों ने कितना अच्छा उपाय सोचा और गांव में पानी की कमी दूर कर दी। इसी तरह आप भी अपने गांव, नगर, शहर, स्कूल यानी कक्षा, उसमें कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो आप सब बच्चे मिलके कोई अच्छा उपाय सोचकर उसकी प्रॉब्लम दूर कर सकते हैं। बस एक मन में बना लेना है कि हाँ ये चीज हमें दूर करनी है। जैसे आपने देखा है नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता अभियान चलाया है, तो सब लोग ध्यान रखते हैं उस चीज का कि नहीं भाई कचरा जहां तहां नहीं डालना, कूड़ेदान में ही डालना है, जहां तहां नहीं थूकना है, हमें थूकदानी में ही थूकना है। तो ये सारी चीज हम सब मिलके करें तो सब कुछ करना संभव है। तो यहाँ पे आपका धुंधवा गांव के बच्चों पाठ पूर्ण होता है, लेकिन हम थोड़ा इसमें स्वाध्याय और अभ्यास की चर्चा करते हैं। ठीक है, वैसे तो ये स्वाध्याय और अभ्यास के प्रश्न अपन ऑनलाइन में देख लेंगे, तो अभी थोड़े बहुत जो मेन प्रश्न वो यहाँ देखते हैं, बाकी के सारे अपन ऑनलाइन में देखेंगे। जैसे कि पहले हम शब्दार्थ की चर्चा कर लेते हैं। प्रार्थना, आप करते हैं सुबह उठ के भगवान को प्रार्थना, उसका इसे समानार्थी शब्द मानो या तो शब्दार्थ मानो, सेम ही माना जाएगा। प्रार्थना तो उसको उपासना और विनती कहेंगे। पानी, जल, नीर और वारी। कमी तो अभाव, परेशानी तो दुखी, उपाय, युक्ति, तरकीब, बारिश, वर्षा, धान तो अन्न, मैंने बोला ना चावल बोलेंगे इसको, धान को चावल बोलेंगे। अब हिंदी शब्द का गुजराती हमने देख ही लिया, फिर भी एक बार देख लेते हैं। फावड़ा, पावड़ो, तसला, तगारू, कुदाल, कोदाड़ी, कढ़ाई, कड़ाई, टोकरी, टोपली। ये आपको हिंदी का गुजराती या तो गुजराती का हिंदी, इस तरह आपको शब्द पूछे जाते हैं, तो आप ये याद कर लेना अच्छे से। वैसे सरल ही है, रेगुलर जब अपने घर पे काम होता है तो ये शब्दों का उपयोग होता ही है। ठीक है, तो अब हम थोड़े अभ्यास के प्रश्न देखेंगे कि जैसे कि इसमें दिया है, आप गांव या शहर में पानी के स्रोत कौन कौन से हैं आपके गांव या शहर में। भाई स्रोत यानी आप कहाँ से पानी आपको मिल सकता है। तो जैसे कि कुआं, गांव में देखा होगा कुआं से पानी लोग बार भरते हैं, तो कुआं। फिर आपने देखा होगा तालाब, नदी, झरना, ट्यूबवेल, हैंडपंप, बोर आदि जगह से हम पानी प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारे गांव में तालाब, नदी, चेक डैम, बोर, ट्यूबवेल, झरना, हैंडपंप, कुआं आदि पानी के स्रोत हैं। फिर देखो हम पानी का उपयोग कहाँ कर सकते हैं, ये अभी हम इसका आंसर दे चुके हैं। अब आप अपने हिसाब से लिखना कि आप सुबह से लेके शाम तक पानी का उपयोग कहाँ करते हैं, और वो आंसर फिर आप अपने हिसाब से लिखना। ठीक है, पानी हमारा जीवन है, पानी का अपव्यय नहीं करना चाहिए। अब बताइए कि लोग पानी का अपव्यय कैसे करते हैं। अब आपने देखा होगा कितनी बार घर में पानी आता है, बाल्टी नीचे लगा के हम यहाँ वहां दूसरे काम करने लग जाते हैं, तो पानी धुलता रहता है, तो इस तरह पानी का अपव्यय होता है। दूसरा, नल खोलकर यहाँ वहां चले जाते हैं, ध्यान ही नहीं रहता, सोए रहते हैं, पानी धुलता रहता है। तीसरा, टपकते हुए नलों को बंद नहीं करवाते हम, टपकता रहता है पानी, एक बूंद टपकता रहता है, और एक एक बूंद से सागर बन सकता है। तो इस तरह भी हम पानी का अपव्यय करते हैं। फिर जो पानी पीने का यूज है उससे हम हाथ पैर मुंह धोते हैं, तो उसमें भी पानी का अपव्यय होता है। फिर जो फर्श धोते हैं हम लोग, उसमें फर्श में रोज धोते हैं, जिससे उसमें भी पानी का अपव्यय होता है। बाल्टी से अगर पोछा लगा लिया जाए तो कम पानी में उसका काम हो सकता है। फिर जब सिंचाई करते हैं हम लोग बाग बगीचा में, तो वो बोर के जो नल रहते हैं एकदम फास्ट खोल देते हैं, तो फोर्स से इतना पानी जाता है कि वो पूरा पानी जितना तो सिंचाई में उपयोग में नहीं होता उतना धुलने में चला जाता है, तो वहां पे पानी का अपव्यय होता है। फिर लोग बार पीने वाले पानी में ढोर बछड़ों को, ट्रक आदि को धोते हैं, तो उसमें पानी का अपव्यय होता है। फिर आपने देखा होगा कितने बच्चे या घर के मम्मी पापा कोई भी लोग हो, जब ब्रश करते हैं ना, तो ब्रश करते हुए नल खुला ही रखते हैं। भाई ब्रश कर लो, फिर बाद में नल जब आपको मुंह धोना साफ करना है तब नल खोलना, तो नल तब भी खुला रखते हैं। तो इस तरह लोग बाग पानी का अपव्यय करते हैं।
तो आप लोग अब ये सब चीज मत करना। फिर कितने लोग कैसा रहते, पानी पीना है 2 घूंट और भर लेते पूरा ग्लास भर के, और फिर क्या करते 2 घूंट पानी पिया और बाकी का पानी ढुला दिया। तो इसमें भी पानी का अपव्यय होता है। तो जब तक बने हमें पानी का जहां जैसा उपयोग हो उतना ही उपयोग करना चाहिए। अब आगे हम देखते हैं कि ये तो आपको इसमें से ढूंढना है। जो प्रश्न नंबर 3 है उसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे बहुत सारे शब्द दिए गए हैं। आप न्यूज़पेपर में ये खेल खेलते होंगे, ढूंढे हुए शब्दों को यहाँ लिखिए। जैसे तो आपको एक उदाहरण दिया है लह लहाए, तो ठीक है, ऐसे 10 शब्द इसमें से निकलेंगे। एक मैं आपको निकाल के बताती हूँ, बाकी आपको ढूंढ के लिखना है। बरसात, पहला यहाँ पहले लाइन में लिखा है बरसात, ये आप दिख रहा होगा बरसात। तो इसी तरह आपको बाकी के 10 शब्द यहाँ पे ढूंढ के लिखना है। ठीक है, बहुत इजी है, खेल खेल में मजा आएगा। फिर देखो यहाँ पे धुंधुमा निकल रहा है, धूम धूम धुमा, ये लास्ट वाली। तो ऐसा आपको ढूंढना है, राउंड करना है और फिर यहाँ पे नाम लिखना है। ठीक है, फिर ऐसा ही ब में भी आपको ऐसे दिया गया है, यहाँ लाइन देते ही एक शब्द दिया, बाकी के शब्द हमें भरना है। तो फिर ये क्या होगा, छपा छप। तो फिर ऐसे आपको ये सब भी पूरे करने हैं। एक हमने बता दिया छपा छप, फिर यहाँ पे प आएगा तो परेशानी, यहाँ पे न आएगा तो झरना। ठीक है, इस तरह आपको ये ढूंढना है और लिखना है। अब हम प्रश्न 4 में दिए गए चित्र के आधार पर 5 वाक्य लिखिए। हमने जब से हम हिंदी पढ़ा रहे हैं तब से आपको चित्र वर्णन सिखाए जा रहे हैं। अब तो आपको आने लगा होगा कि चित्र वर्णन कैसे किया। चित्र दिया है उसके आधार पे वाक्य बनाना है और लिखना है, बहुत सरल है। अब यहाँ पे देखो पेज नंबर 83 पे प्रश्न नंबर 4। यह एक सुंदर गांव है। गांव में सुबह का समय है, सूर्य निकल रहा है, पंछी आकाश में चहक रहे हैं। गांव में एक सुंदर तालाब है। तालाब के पास स्त्रियां कपड़े धो रही हैं। तालाब के सामने एक बड़ा सा खेत है, वहां पे किसान खेत जोत रहा है। 2 बच्चे लड़ रहे हैं। एक बच्चा खेत के पास खड़ा हुआ है। 2 छोटे बच्चे अपने मम्मी को कपड़े धोते हुए देख रहे हैं। गांव में एक सुंदर मंदिर है। मंदिर के आसपास छोटे मोटे घर बने हुए हैं और गांव में छोटे छोटे पेड़ पौधे लगे हुए हैं। ये गांव का सुंदर दृश्य देखने में आनंद आ रहा है। बस इस तरह आपको आपके शब्दों में वर्णन लिखना है। ये तो मैंने लिखा। अब आपको इतने सारे वर्णन करते करते आपको समझ में आता होगा चित्र के आधार पर बहुत सरल है लिखना। तो आप सभी इसी प्रकार चित्र वर्णन आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। अब प्रश्न 5 देखो, चित्र कहानी दी गई है। चित्र के आधार पे आपको कहानी लिखना है। ये चित्र कहानी आपके निबंध माला में भी दी गई है। आपकी निबंध पोथी जब आएगी, जब मैं आपको निबंध पढ़ाऊंगी तब एक बार और उसकी चर्चा करूंगी, अभी भी चर्चा कर देती हूँ। तो आप लोग चित्र के आधार पे कहानी देखो। चित्र के आधार पे कहानी, उसका हेडिंग रहेगा सांप और मेढक, या तो मेढक और सांप, आगे पीछे नाम चल सकता है क्योंकि दो ही दिए गए हैं, एक मेढक है और एक सांप है। तो हम चित्र के आधार पर वर्णन करते हैं कहानी का कि एक जंगल था। जंगल में बहुत सारे पेड़ पौधे थे। जंगल में एक तालाब भी था और पेड़ पौधे में एक विशाल बरगद का पेड़ था। वह बरगद के पेड़ में सांप ने अपना बिल बनाया हुआ था। वह बिल में सांप रहता था और उसके सामने ही एक बड़ा सा तालाब था। वहां के आसपास मेढक रहते थे और सांप, देखो पहले चित्र में मेढक दिख रहे हैं और सांप भी दिख रहे हैं। तो मेढक आसपास रहते थे, तो मेढक वहां पे आनंद से खेला करते थे। तो सांप अपने बिल में से निकलकर रोज एक ना एक मेढक को खा जाता था। तो इसकी वजह से सारे मेढक बहुत परेशान हो गए। अब वो सोचते हैं अब क्या करें, ये सांप तो रोज हमें खा जाता है। और फिर वो सब मिलकर एक युक्ति सोचते हैं। मेढक एक युक्ति सोचते हैं और फिर वो दूसरे दिन सब मेढक आजू बाजू में छुप जाते हैं, पेड़ के आजू बाजू में
छुप जाते हैं और जब वह सांप मेढक को खाने आता है तब छुपे हुए मेढक बाहर निकल आते हैं और सांप को खींचने लगते हैं। तो जब वो पीछे से मेढक सांप को खींचते हैं तो वो सांप एकदम डर जाता है, घबरा जाता है और मुंह में रखा हुआ मेढक को छोड़ देता है और घबरा के वो जल्दी से अपने बिल में छुप जाता है और फिर वो कभी भी बाहर निकलता नहीं। जब भी निकलता भी है तो वो डरकर निकलता है और सारे मेढक एकदम खुश हो जाते हैं कि आज हम लोग जीत गए और फिर वह सांप वो मेढक को कभी परेशान करता नहीं है। तो हमें कभी भी किसी भी व्यक्ति को परेशान करना चाहिए नहीं। बहुत सुंदर कहानी है मेढक और सांप। ठीक है, अब आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति दी गई है, वो भी बहुत सरल है कि धुंधमा गांव में हमेशा पानी की खालियां रहती थी। तो यहाँ रहना दिया है, तो रहना शब्द का रहना तो कैसे आएगा? धुंधमा गांव में हमेशा पानी की रहना थी वो तो नहीं होगा। तो क्या रहने का क्या शब्द बन जाएगा? धुंधमा गांव में हमेशा पानी की कमी रहती थी। रहना का शब्द क्या हो जाएगा? रहती थी। इसी प्रकार आगे की दो खालियां आप स्वयं करेंगे। ठीक है, फिर नहीं आए तो हमें अपन ऑनलाइन में आप सब लोग पूछ लेना। अब देखो 7वां प्रश्न के कोष्टक में दिए गए कोष्टक में दिए गए शब्द का उपयोग करके वाक्य बनाना है। तो ये जो लाल, सफेद, तीन और सुंदर ये विशेषण दिए गए हैं और विशेषण के आधार पर आपको वाक्य बनाना है। तो इसमें तो पहला उदाहरण आपको दिया ही है कि खेत में एक वाक्य दिया है, उसके आधार पर आपको विशेषण के 4 वाक्य और बनाने हैं। जैसे कि खेत में गायें चरती हैं, तो ऊपर दिया है लाल, सफेद, तीन और सुंदर। तो पहला वाक्य हम बनाएंगे खेत में लाल गायें चरती हैं और फिर दिया है सफेद, खेत में सफेद गाय चरती है। फिर खेत में 3 गायें चरती हैं, खेत में सुंदर गायें चरती हैं। इसी तरह ब आप स्वयं खुद करेंगे। उसमें भी देखो कोष्टक में आपको यहाँ पे लाल, रंग बिरंगी, तीन और सुंदर ये 3-4 शब्द दिए हैं। उसके आधार पर आपको 4 वाक्य बनाने हैं। इसमें भी एक वाक्य आपको दे दिया गया है, बगीचे में फूल खिले हैं। एक वाक्य मैं बनाती हूँ, बाकी क्या आप बनाना। बगीचे में ये वाला लाल, ये वाला नीचे वाले है ना, या कोष्टक में दिए गए हैं, वो वाले शब्द आपको उपयोग करने हैं। बगीचे में लाल फूल खिले हैं, एक वाक्य मैंने बनाया, बाकी के 3 वाक्य आप लोग स्वयं बनाएंगे। फिर आपको दिया है निम्नलिखित शब्दों का उपयोग करके वाक्य बनाइए। तो आपको होशियार, सुंदर, काला, छोटा और थोड़ा ये 4-5 शब्द दिए गए हैं। उसके आधार पर आपको वाक्य बनाना है। एक मैं बनाती हूँ, बाकी के आप बनाना। रजिया होशियार लड़की है। अब इसी तरह आपके 3-4 वाक्य आप स्वयं बनाएंगे। ठीक है, और स्वाध्याय के प्रश्नों की चर्चा हम सब वहां पे करेंगे ऑनलाइन में। पहले आप पाठ के आधार पे कोशिश करना कि आपको कितने आते हैं, नहीं आते तो फिर वहां ऑनलाइन में हमें पूछ लेना। आप सभी बच्चों को ऑनलाइन जुड़ना है, जिससे क्या होगा कि आपका पुनरावर्तन होता जाएगा, तो परीक्षा में बहुत सरलता से आप प्रश्नों के जवाब कर पाएंगे। ठीक है, अब देखो प्रश्न 2 मैंने आपको बताया यह वाक्य कौन किससे कहता है। जो भी मैं आपको जब पाठ पढ़ा रही थी वो मैं आप बता ही चुकी हूँ। फिर शब्दकोश के अनुसार सही क्रम में लिखिए, वो मैं आपको शब्दकोश वाले चैप्टर में व्याकरण में चला चुकी हूँ, तो वो भी आप देख सकते हो। उसके आधार पे आपको ये अपने आप करना है। जो भी नहीं आएगा वो आप मुझे ऑनलाइन में पूछ लेना। ठीक है, फिर गुजराती का हिंदी वाक्य है और ये समानार्थी शब्द जो हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं वो है। अब प्रश्न 6 देखो, उसमें अभी वो आपको बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि वो पत्र लेखन है। जब हम निबंध में पत्र लेखन पढ़ाएंगे तब हम आपको वो चीज सिखा देंगे। अभी प्रश्न 6 क ख दोनों मत करना, कुछ अभी उसको छूना ही मत, वो हम आपको बाद में उसकी चर्चा कर देंगे। ठीक है, जब पढ़ाएंगे तब ये चीज हम ले लेंगे। अब आपको योग्य विस्तार में एग्जाम में ये पूछा जाता है, जैसे कि हमने दिया है संकेतों को समझिए या पहचानिए। तो ये चित्र देखो षटकोण आकार का दिया गया है। तो ये है ठहरिया, ठहरिए, इसका निशान है ठहर जाओ यानी थोबो, गुजराती में से कहवाय थोबो। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो ये निशान ऐसा बना हुआ है, ये वाला इस तरह, ये बीच का एकदम
छोटा भाग है तो क्या बोलेंगे सकरा सेतु। गुजराती में बोलीशु साकड़ो रस्तो, एकदम पतलो रस्तो है तो આપણે સાંકડો રસ્તો કહીએ ને, हिंदी में કહેવાય सकरा सेतु। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे वृत्ताकार रास्ता, ये देखो ऐसा गोल बना हुआ है तो वृत्ताकार रास्ता, इसको बोलेंगे गोल रास्तों। वृत्ताकार रास्ता, गोलाकार रास्ता। फिर अब देखो ये यहाँ से सकरा है और यहाँ से पौड़ा है, दिख रहा है आप सभी को, आ पौड़ो भाग छे आ भाग અને અહીંયાથી આ ઓછો ભાગ છે તો શું આવશે આનું आगे रस्ता सकरा है। આગળ રસ્તો સાંકડો છે, ગુજરાતીમાં થશે આગળ રસ્તો સાંકડો છે અને હિન્દીમાં બોલાશે આગે રસ્તા सकरा है। આગળનો રસ્તો નાનો છે ને પાછળથી મોટો છે। फिर देखो यहाँ पे आगे का रास्ता चौड़ा दिया गया है, ये भाग, और यहाँ पे छोटा दिया गया है तो क्या आएगा आगे रास्ता चौड़ा है। ठीक है, देखो आगे का ये એટલે તમે શું કરશો આગળનો રસ્તો પહોળો છે, ગુજરાતીમાં એવું કહેશો બરાબર। એટલે આ વસ્તુ ધ્યાન રાખજો, ચિત્ર ધ્યાનથી જોજો એક્ઝામમાં, પહોળો આપ્યો છે કે સાંકડો આપ્યો છે। સાંકડો આપ્યો હોય તો શું આવશે આગે રસ્તા सकरा है, और आगे આ પહોળો આપ્યો તો આગે રસ્તા चौड़ा है। આગળનું મેન જોવાનું, આવું પહોળો હોય તો चौड़ा અને સાંકડો હોય તો सकरा, ये चीज ध्यान रखना। अब देखो ये ऐसा निशान किया गया और उसके आगे ऐसी लाइन की गई है तो प्रवेश निषेध, यानी यहाँ पे जाना मना है। प्रवेश निषेध का मतलब क्या होगा, ये रास्ता बंद है अर्थात आ रास्ता बंद छे तो उसको हिंदी में बोलेंगे प्रवेश निषेध। फिर देखो इधर भी जा सकते हैं और इधर भी जा सकते हैं तो दोनों तरफ का और फिर भी बीच में यहाँ लाइन बनी हुई है, यानी इसका मतलब क्या होगा दोनों तरफ रास्ता बंद है। दोनों तरफ का रास्ता बंद है, यहाँ से भी नहीं जा सकते और यहाँ से भी नहीं जा, दोनों तरफ थी रास्ता बंद छे એવું થશે। फिर देखो ये साइकिल बहुत अच्छे तो नहीं आते बनाना पर बनाई है, ये साइकिल है, सिर्फ साइकिल के लिए रास्ता। ये यहाँ से ओनली साइकिल जाएगी, ना स्कूटर जाएगी ना कार जाएगी, कुछ भी नहीं जा रहा, ओनली साइकिल जाएगी तो सिर्फ साइकिल के लिए रास्ता। अब मान लो इसके ऊपर एक ऐसी लाइन कर दी जाए तो क्या होगा कि साइकिल जाने का रास्ता बंद है, कि यहाँ से साइकिल नहीं जा सकती, बाकी स्कूटर कार ट्रक सब जा सकता, लेकिन क्या नहीं जा सकती साइकिल। तो अब आएगा ये जवाब जब यहाँ पे ऐसे लाइन दो रही हो कि यहाँ से साइकिल जाने का रास्ता बंद है। तो जब आपको ऐसे चित्र दिया गया हो और उसके आधार को आपको लिखना है कि क्या है तो आप इस तरह समझकर लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी को पाठ 12 धुंधमा गांव के बच्चे, उसमें आपको स्वाध्याय अभ्यास उसकी एक बार प्रैक्टिस करनी है। जो कुछ न आए वो मुझे ऑनलाइन में आप सभी बच्चे पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा धुंधमा गांव के बच्चे पाठ पूर्ण होता है। धन्यवाद मित्रों।